Hello class. Today we are going to discuss about the UV visible spectroscopy. UV means ultraviolet visible spectroscopy which is also called electronic spectroscopy. तो इससे पहले जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब किसी मैटर के साथ कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती है तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा और मॉलिक्यूल, और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद दे गेट एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड एनर्जी लेवल टू एक्साइटेड एनर्जी लेवल। तो हमें टू टाइप्स की पीक्स मिलती हैं या बैंड मिलती हैं। एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन बैंड और दूसरा होता है एमिशन बैंड। एब्जॉर्प्शन बैंड जब एब्जॉर्प्शन होता है यानी जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा आफ्टर द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उस टाइम पे जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और जब वो हायर एनर्जी लेवल से वापस ग्राउंड लेवल पे आएगा तो उस टाइम पे जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है उसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। ये हमने पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें जो हम आईआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास करेंगे वो यूवी रेंज की रेडिएशंस, यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशंस को हम मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यानी यूवी विजिबल रेडिएशन में क्या चेंज आया। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस की जो रेंज होती है वो क्या होती है। यूवी विजिबल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो रेंज होगी वो है 200 to 400 नैनोमीटर एंड विजिबल रेडिएशन की जो रेंज है वो है 400 to 800 नैनोमीटर। दैट मीन्स कि ये जो दोनों रेडिएशंस हैं अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन, ये दोनों ही शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन है। बोथ आर शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं। शॉर्टर वेवलेंथ है इसका मतलब क्या है कि इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो जो एनर्जी हाई होने की वजह से दे शोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इस वजह से हम इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और यहाँ पे जो हमें बैंड मिलता है यानी जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या प्रिंसिपल है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो सेम प्रिंसिपल इसमें भी अप्लाई होता है जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में है कि जब ऑन पासिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ यूवी विजिबल रेंज 200 to 800 नैनोमीटर टू कंपाउंड, अ पार्ट ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड में, सपोज मान लीजिए हमारा यहाँ कंपाउंड है, इसमें जब आप यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन को पास करते हो तो यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन के कुछ पार्ट रेडिएशन का मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। And after the absorption of the energy, electron get excited and they get excited at lower energy level and move to the higher energy level। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड होंगे और लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइटेड होकर के वो कहाँ पे जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पे। यानी अगर यूवी विजिबल लाइट की पर्टिकुलर पार्ट को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो एक्साइटेड होंगे, उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी एंड दे गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। ये हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा और इसी से हमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने, दिस एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द बोथ एनर्जी लेवल। यानी कि कितनी एनर्जी ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी इस मॉलिक्यूल को या इस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड होने के लिए यानी E1 से E2 तक जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसको हम कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यानी E1 से E2 पे जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा ई एनर्जी चाहिए। तो जब हम यहाँ पे यूवी लाइट या यूवी विजिबल रेडिएशंस पास करते हैं तो जैसे ही जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस डेल्टा ई के इक्वल होगी उस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे
मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड है वो उतनी ही एनर्जी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जो इसके एनर्जी गैप को मैच कर जाए, यानी जो डेल्टा ई के इक्वल होगा। दैट मीन्स डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ग्राउंड एनर्जी लेवल में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें हम यूवी लाइट पास करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, तो ये मॉलिक्यूल उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जो उसके एनर्जी गैप को मैच करे, यानी जितनी एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है फ्रॉम E1 से E2 पे जाने के लिए, अगर जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उस एनर्जी जाएगी वो उसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो एक्साइटेड होकर के ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे जंप करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और यहीं पे हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 इज द हायर एनर्जी लेवल एंड E1 इज द ग्राउंड एनर्जी लेवल, और ये किसके इक्वल होगा? एच न्यू के, यानी जो भी एनर्जी की रेडिएशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके इक्वल होगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ड्यूरिंग दिस स्टेज इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन अकर एंड वी गेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इस टाइम पे जब ये एनर्जी मैच कर जाएगी तो हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जंप करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, और इस टाइम पे हमें क्या मिलेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैं इसके प्रिंसिपल को आपको एक क्लियर डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे E1 है हमारा ग्राउंड एनर्जी लेवल, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, और E2 इज द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। यहाँ पे जो V0, V1 एंड V2 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, और हर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में फर्दर उनको सब डिवाइड किया है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें हम रोटेशनल एनर्जी लेवल कहते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में क्या होगा? रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो जब किसी मॉलिक्यूल को यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन हम पास करते हैं तो इस E1 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि E1 से E2 पे जाने के लिए उसे नंबर ऑफ लेवल्स को क्रॉस करना है, नंबर ऑफ लेवल्स को पास करना है। तो E1 से E2 पे जाने के लिए उसे काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन है, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, इनकी एनर्जी हाई होती है। इस वजह से यूवी विजिबल रेंज की जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं, यानी उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जंप करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, यानी E1 से E2 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, और E1 से E2 पे जाने के लिए उसे नंबर ऑफ लेवल्स क्रॉस करने हैं, यानी वाइब्रेशनल लेवल भी क्रॉस कर रहा है, वो रोटेशनल लेवल भी क्रॉस कर रहा है। तो जो हमें पीक्स मिलती हैं, यानी जो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है, वो हमें ब्रॉड पीक मिलता है। तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगा, अगर हम एब्जॉर्बेंस को y एक्सिस पे लें और वेवलेंथ को हम एक्स एक्सिस पे लें, तो हमें एक ब्रॉड पीक मिलेगा, जिसमें ये जो पॉइंट है हमारा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, जिसे हम लैम्डा मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पे आकर के मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है। जैसे 500 to 600 पे के बीच में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है, यानी मॉलिक्यूल ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो किया है। दैट मीन्स कि सपोज अगर हम ये मान लें कि 580 नैनोमीटर पे जो है जो मॉलिक्यूल था, उसका ये जो एनर्जी गैप है वो फ्रीक्वेंसी
मैच कर गई है, यानी डेल्टा ई जो है वो एच न्यू के इक्वल हो गया। तो इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड हुआ और कहाँ पे गया जंप करके, हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, और जब जितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को या जितनी एनर्जी की रेडिएशन को मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, उसको हम फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड करके, डिटेक्टर रिकॉर्ड करके हमें ये पीक्स के फॉर्म में रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, इस वजह से हमें एक ब्रॉड पीक मिलता है। ठीक है, तो दैट इज, ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब आप यूवी लाइट पास करोगे तो जब मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जाने के लिए जो एनर्जी गैप है, दैट इज डेल्टा ई, जब वो मैच कर जाए यूवी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से, तो उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन होगा और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन बैंड। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे, मतलब कैसे वर्क करता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो सबसे पहले ये हमारा सोर्स है, जनरली टंगस्टन लैंप जो है वो यूवी लाइट पास करते हैं। इसके बाद ये है हमारा मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर 2 स्लिट और एक प्रिज्म का बना होता है। ये स्लिट का वर्क क्या है कि जो फर्स्ट स्लिट है वो यूवी विजिबल रेंज की जो लाइट होती है उसको प्रिज्म के ऊपर फॉल कराते हैं। ठीक है, देन प्रिज्म से के बाद जो सेकेंड हमारा स्लिट है, ये क्या करता है, 1 बाय 1 यानी मोनोक्रोमेटर की तरह काम कर रहा है, यानी वन टाइम पे वन ही वाइब्रेशन या वन वेवलेंथ की रेडिएशन ही यहाँ से क्रॉस करती है यानी पास करती है। तो यूवी विजिबल रेंज हमारा 200 से 800 नैनोमीटर है। तो ये 1 बाय 1, जैसे पहले 200, फिर 201, देन 202, इस तरह से 1 बाय 1 हर वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से पास होगी और आगे वर्क करेगी। ये हमारा है बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर ये क्या करता है कि ये बीम स्प्लिटर इस, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये हमारा आई नॉट इंटेंसिटी की रेडिएशन है, तो ये बीम स्प्लिटर इक्वल इंटेंसिटी में इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है, यानी रेडिएशन को 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा और दोनों ही पार्ट की जो इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी। जैसे इसने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट है और जो यहाँ से पास हुई ये दोनों आई नॉट इंटेंसिटी सेम है। तो एक रेडिएशन यहाँ से पास हुई, दूसरी इस तरफ गई। जो दूसरी रेडिएशन यहाँ गई, यहाँ पे आपने एक मिरर लगा रखा है। ये मिरर क्या करेगा कि इस रेडिएशन को लेके जाएगा रेफरेंस होल्डर पे। ये हमारा रेफरेंस होल्डर है और यहाँ पे है हमारा सैंपल होल्डर। तो रेफरेंस होल्डर और सैंपल होल्डर का क्या वर्क है, रेफरेंस में जनरली हम सॉल्वेंट लेते हैं या वफर सोल्यूशन लेते हैं। जो सॉल्वेंट का मतलब ये है कि जिस भी सॉल्वेंट में हमने अपना सोल्यूशन बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने सैंपल सोल्यूशन रखा हुआ है, जिस भी कंपाउंड को हमने एनालाइज करना है उसका सोल्यूशन रखा हुआ है और जिसमें हमने सोल्यूशन बनाया है वो सॉल्वेंट हम एज अ रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो जनरली रेफरेंस में हम डिस्टिल्ड वाटर ले लें या ऐसा सोल्यूशन ले लें जो किसी इंटेंसिटी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करें। ठीक है, या आप कह सकते हो कि ब्लैंक सैंपल ले सकते हैं। तो रेफरेंस में जनरली या तो आपका सॉल्वेंट में वाटर मॉलिक्यूल वाटर हो सकता है, डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है या ब्लैंक सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो रेफरेंस में आप सॉल्वेंट लोगे और सैंपल होल्डर में हम वो सैंपल लेंगे जिसे हमने एनालाइज करना है। तो मिरर जो है वो हेल्प करता है कि रेडिएशन को रेफरेंस होल्डर से पास होने में, और ये इंटेंसिटी की रेडिएशन, आई नॉट इंटेंसिटी की रेडिएशन जो है वो सैंपल होल्डर से क्रॉस करेगी। सैंपल होल्डर जनरली हमारे क्यूवेट्स होते हैं, क्यूवेट्स होते हैं जो कि क्वार्ट्ज के या ग्लास के बने होते हैं, जनरली क्वार्ट्ज के बने होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, जिनका जो विड्थ होता है वो जनरली 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे सैंपल होल्डर दोनों जो इंटेंसिटी आई नॉट इंटेंसिटी की रेडिएशन है वो सैंपल होल्डर से पास होगी, यानी सैंपल से पास होगी, जहाँ पे इनकी दोनों एनर्जी गैप की जो
की जो एनर्जी है, यानी E1 और E2 के बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा E, जिस रेडिएशन के साथ वो मैच कर जाएगी उस रेडिएशन को ये सैंपल एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद मान लो यहाँ से इसने 90% एब्जॉर्ब कर लिया तो 10% ट्रांसमिट हुआ। तो इस ट्रांसमिटेड लाइट को यहाँ पे हमारा फोटो डायोड लगा हुआ है, ये फोटो डायोड उस ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट कर लेता है, आप इसे डिटेक्टर भी बोल सकते हो। तो ये इसे डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे भी हमारा फोटो डायोड है, ये फोटो डायोड। तो अभी जब सैंपल होल्डर से यानी सैंपल से I0 इंटेंसिटी की रेडिएशन पास होगी, तो सपोज I0 इंटेंसिटी की रेडिएशन का कुछ पार्ट इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो उसे हम रिप्रेजेंट कर दें I से। ठीक है, तो पहले इसमें जो इंसिडेंट लाइट थी वो I0 थी, लेकिन जो ट्रांसमिट हुई वो क्या है, I इंटेंसिटी की रेडिएशन। बट इन केस ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये ब्लैंक सोल्यूशन है, तो जितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन इससे पास होगी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ये उतनी ही इंटेंसिटी की रेडिएशन बाहर एमिट होगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I0 और यहाँ से मिलेगा हमें I। ये दोनों डिटेक्टर इन्हें डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करके ये इन्हें डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में सेंड करेंगे, डाटा प्रोसेसर में। ये डाटा प्रोसेसर क्या करेगा, जो ट्रांसमिटेड लाइट है, हमें यहाँ पे ट्रांसमिटेंस के फॉर्म में लाइट मिल रही है, इस ट्रांसमिटेड लाइट को कन्वर्ट करेगा एब्जॉर्प्शन के टर्म्स में और हमें यहाँ ग्राफ के फॉर्म में रिजल्ट्स मिल जाएगा। इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जहाँ पे हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ करेंगे। तो हमें यहाँ पीक्स के फॉर्म में, एब्जॉर्प्शन बैंड के फॉर्म में रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलता है। तो अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम दो तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव से हमें ये पता लगेगा कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स या किस टाइप के एटम्स प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड्स में। तो ये जो हमें पीक मिलती है, ब्रॉड पीक एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ में, तो ये जो हमें लैम्डा मैक्स, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिलती है वो कैसे मिलेगी, एक पर्टिकुलर कंपाउंड या पर्टिकुलर ग्रुप ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी हर ग्रुप या हर फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से हमें पीक मिलती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के हेल्प से और लैम्डा मैक्स की स्टडी करके किसी भी कंपाउंड में जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। सेकेंड टर्म आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी बता सकते हैं कि जो ग्रुप प्रेजेंट है या जो फंक्शनल ग्रुप या जो भी ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं बीयर्ट्स-लैम्बर्ट्स लॉ। बीयर्ट्स-लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। यानी जो हम यहाँ पे क्यूवेट्स हमने यूज़ किया था, सैंपल होल्डर या रेफरेंस होल्डर, उसमें उनका जो पाथ लेंथ है यानी कि ये जो विड्थ है, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या यूवी विजिबल रेडिएशन कितना लेंथ, पाथ लेंथ कवर कर रहे हैं, यानी कितना लेंथ कवर कर रहे हैं, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से। ये इसका एल होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है। तो अगर हम इसे इस तरह से लिखें, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, वेयर एप्सिलॉन इज मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, C is the molar concentration and L is the optical path length. तो अकॉर्डिंग टू द बीयर्ट्स-लैम्बर्ट्स लॉ जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के, जो भी हमारा सैंपल सोल्यूशन है, और उसके पाथ लेंथ यानी लाइट ने कितनी लेंथ को ट्रेवल किया। तो अगर हम कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, एब्जॉर्बेंस को हम ले y एक्सिस पे और कंसंट्रेशन को ले हम x एक्सिस पे, तो जो हमें ग्राफ मिलता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, जो हमारी एब्जॉर्बेंस है वो भी इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि क्वांटिटी, मतलब अगर हम क्वांटिटी इंक्रीज करें
जो हमारा कंपाउंड है उसमें की अगर क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते हो, उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हो, तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स इट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड. तो हम दो तरह के एनालिसिस यूवी विजिबल के हेल्प से कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में हम बीयर्ड्स लैम्बर्ट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ रिजल्ट हम शो कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन जो हमें डाटा मिलता है वो ट्रांसमिटेंस के फॉर्म में मिलता है. तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई टी, या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 10 1 बाई टी. ठीक है, तो अगर हमें रिजल्ट ट्रांसमिटेंस के फॉर्म में मिल रहा है, टी के फॉर्म में मिल रहा है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम उसे एब्जॉर्बेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ में आप ग्राफ प्लॉट करके उनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो. ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ, कितने टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं यूवी विजिबल में, एंड इंटेंसिटी शिफ्ट क्या होता है. थैंक यू.